तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक आप लोग थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि आज इस क्लास में आप लोगों का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का लाइव टेस्ट होने वाला है, जिसमें कुल 30 चुनिंदा क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे। सारे क्वेश्चन NCERT के न्यू पैटर्न पर ही आधारित होंगे और यदि आप लोग इस 30 में से 25 क्वेश्चन का भी सही आंसर बता देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अपने सोशल साइंस के एग्जाम में 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही मार के आइएगा। क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि जो क्वेश्चन हम आपसे इस लाइव टेस्ट में पूछने वाले हैं, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग की भाषा में कहें तो इससे ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे हल्का ही पूछा जाएगा। तो बस आप लोग को चिंता नहीं करना है, बारी बारी से आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए और लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते जाइए। तो हम इस लाइव टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने एक एक क्वेश्चन रखते हैं। आप लोग नीचे लाइव चैट या कमेंट में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र में कि उत्तराखंड में कि हरियाणा में कि पंजाब में? तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा कि पहला का बी होगा, दूसरा का डी होगा, तीसरा का सी होगा, इस प्रकार से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50 प्रकार के कि 100 प्रकार के कि 150 प्रकार के कि 200 प्रकार के? दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने प्रकार के? 100 प्रकार के। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने के पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आगे का एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? वनस्पति रिपोर्ट क्या होता है कि वन का विस्तार कितना बढ़ा है, कितना घटा है, इन सभी को निरीक्षण करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसी को वनस्पति रिपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो ध्यान रखिएगा, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि भारत में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में अभी वन का विस्तार है। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है कि मृदा संरक्षण से है कि जल संसाधन संरक्षण से है कि खनिज संपदा संरक्षण से है? बताइए चार का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को कि 3 अप्रैल को कि 3 सितंबर को कि 1 दिसंबर को? पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात, यहाँ पर जो 4 बंदरगाह का आपको नाम दिया गया है, इसमें से कौन से बंदरगाह से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है? मतलब कि मैग्नीज विदेश नहीं भेजा जाता है। बताइए वह कौन सा बंदरगाह है जिससे मैग्नीज का निर्यात नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई से होता है, मरमगांव से होता है, विशाखापत्तनम से होता है, लेकिन मंगलोर बंदरगाह से मैग्नीज का निर्यात नहीं होता है। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ठीक है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर की, 20 करोड़ हेक्टेयर की, 13 करोड़ हेक्टेयर की, 18 करोड़ हेक्टेयर? बताइए 7वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? नदी घाटी परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार में कौन सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है?
दामोदर नदी घाटी की भाखड़ा नांगल नदी घाटी की रिहंद नदी घाटी की सोन नदी घाटी? बताइए 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। 8वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जैसे अभी भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कि नेपोलियन सेकंड ने कि बिस्मार्क ने? बताइए 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को कि चार्ल्स फूरिये को कि लुई ब्लॉक को कि कार्ल मार्क्स को? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 11 का डी नंबर ऑप्शन सही। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक तो कार्ल मार्क्स को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कि बार एंड पीस को कि स्पार्क को कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फॉरियर कि रॉबर्ट ओवेन कि कार्ल मार्क्स कि सेंट साइमन? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन है। ठीक है, 14 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किनके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, अनेक वर्ष या एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि किनका लिखा हुआ है। तो आप लोग एकदम रट जाइएगा, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया है। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? वाशिंगटन थे कि निक्सन थे कि जॉर्ज बुश थे कि रूजवेल्ट थे? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1763 में कि 1863 में कि 1787 में कि 1887 में? तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, लंदन में भूमिगत रेल, जिसको कि मेट्रो ट्रेन आप लोग बोलते हैं कि मेट्रो ट्रेन चलता है, तो मेट्रो ट्रेन लंदन में 1863 ईस्वी में आरंभ किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। इस भी ध्यान रखिएगा, लंदन में मेट्रो ट्रेन 1863 ईस्वी में चलाया गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। लंदन में रैन बसेरा किनके लिए बनाए गए? रैन बसेरा कहते हैं जहां पर आदमी लोग ठहरते हैं। तो लंदन में जो रैन बसेरा बनाया गया था वह किनके लिए बनाया गया था? भूमिपतियों के लिए कि पूंजीपतियों के लिए? कि सी नंबर ऑप्शन है कारखानेदारों के लिए कि डी है बेसहारा लोगों के लिए? तो आप सभी लोग सोच कर ही बता सकते हैं कि रैन बसेरा मतलब कि जहां बाहरी लोग ठहरते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो बेसहारा लोग होते हैं।
तो रैन बसेरा लंदन में किन के लिए बनाया गया था? तो बेसहारा लोगों के लिए। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 की, 1922 की, 1929 की, 1927? तो ध्यान रखिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट तो 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, पहले विश्व बाजार के रूप में उभरकर कौन सा शहर सामने आया? यानी कि वह कौन सा शहर था जो कि सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में उभर करके सामने आया? कौन सा शहर था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया नामक शहर उभर करके सामने आया। ठीक है, शहर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंड्रिया। चलिए अब 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? हम आपको पिछले वीडियो में भी यह क्वेश्चन बताए थे। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में हिंदू समुदाय की सबसे अधिक आबादी है, यानी कि 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में हिंदू समुदाय की बहुसंख्यक आबादी है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकारें किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकतंत्र में जो सरकार होती है वह किसके लिए उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति, कि जनता के प्रति, कि प्रधानमंत्री के प्रति, कि मंत्रिपरिषद के प्रति? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार होती है। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 100 देश में, कि 60 देश में, कि 50 देश में, कि 150 देश में? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है? जिस प्रकार से भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो रूस में क्या चलता है? रूस की मुद्रा क्या है? बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, यानी कि जो 1 रुपये वाला नोट होता है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, 1 रुपये का नोट केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि सेंट्रल सरकार के द्वारा। 1 रुपये का नोट केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? हम आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में भूगोल में विस्तार से बताए थे। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कि कृषि क्षेत्र को, कि उद्योग क्षेत्र को? तो आपको बताए थे कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सोशल साइंस में जो दिवस वाला क्वेश्चन है ना, वो करीब करीब 1-2 क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग दिवस वाला एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिएगा जरूर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इसमें कौन सा क्षेत्र, यानी कि आपको जो यहाँ पर 4 क्षेत्र का नाम दिया गया है, इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि भूस्खलन से अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कश्मीर और उत्तराखंड है। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर, कि कृष्णा नदी पर, कि कावेरी नदी पर, कि सतलज नदी पर? तो ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सतलज नदी पर अवस्थित है। 29 का डी नंबर ऑप्शन, भाखड़ा नांगल बांध तो सतलज नदी पर, ध्यान रखिएगा।
चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कि सबसे अधिक सुखाड़ रहता है, जो कि हमेशा अक्सर सूखे से प्रभावित रहता है, सूखे से ग्रस्त रहता है? पंजाब की, उत्तराखंड की, बिहार के, गुजरात? तो ध्यान रखिएगा 30 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो गुजरात राज्य है वो वहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है, यानी कि वह राज्य सूखे से सबसे अधिक ग्रसित रहता है, सबसे अधिक प्रभावित रहता है। तो चलिए कुल यही 30 क्वेश्चन था जो कि आपको इस ऑनलाइन टेस्ट में देखना था, इस प्रैक्टिस सेट में देखना था। तो आपका कितना आंसर सही हुआ आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ईमानदारी से, क्योंकि हम हर एक वीडियो में बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। इससे आपको पता चलेगा कि हमें और अधिक कितना अधिक पढ़ना चाहिए ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन मेरा सही हो सके। तो चलिए आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में यह भी बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे थे, वह सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।